युद्ध के मैदान में हम अधिक क्षण तक इन्हें रोक नहीं सकते सम्राट। अधिक सैन्य बल आने में अभी समय है सेनापति, हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी एक तेज रोशनी के साथ मुंह बांधे भैरवी विकराल के पास आई। आप चिंता ना कीजिए पिताजी, आपकी भैरू आ चुकी है। भैरवी ने खुद को अदृश्य किया हुआ था, केवल विकराल ही उसे देख सुन सकता था। वो तेजी से शत्रु राज्य की छावन की तरफ बढ़ रही थी। बुश कॉल, सम्राट ने देखा कि शत्रु की छावनी में उत्पात मच रहा था। सभी सैनिक एक एक करके जमीन पे गिर रहे थे। देखते ही देखते युद्ध का मैदान शत्रुओं के रक्त व मराठ शत्रु राज्य की छावनी कुछ ही पल में नष्ट हो गई और उन्होंने जल्द ही बेबसी में आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे ही युद्ध समाप्त हो गया। कू Pause. सम्राट रूड को जब इसके बारे में पता चला तो उनको काफी असमंजस महसूस हुआ। युद्ध, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैदान में आने से पहले ही उनके योद्धा मारे गए? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ सम्राट, आप इतना विचार ना करें, ठीक है। सेना को हम अपना आभार व्यक्त करते हैं और आपको भी सेनापति विकराल। चलिए। नगर भैरवी अभी भी अदृश्य होकर ये सब देख रही थी। विकराल ने उसे इशारों में धन्यवाद दिया। डग पूरी सेना तथा सम्राट रुद्र नगर में वापस आ गए। हर बार की तरह इस बार भी महारानी अनिका उनके स्वागत सत्कार के लिए उन्हें महल के द्वार पे मिली। पूरी प्रजा राजमहल के सामने एकत्र होकर उनका अभिनंदन कर रही थी। तभी भीड़ के बीच से दो युवक घोड़े पे सवार हुए राजमहल की तरफ आते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे ढके हुए थे। ऐसे अनजान युवकों को महल के निकट आता देख अंगरक्षक सतर्क हो गए एवं अपने अस्त्रों से सम्राट के आसपास एक सुरक्षित घेरा बना दिया। अब वो जी लंच False. सम्राट के अंगरक्षक ने अपनी तलवारें उनकी गर्दन पे दाग दी, लेकिन सम्राट ने उन्हें पीछे कर दिया। अमोघ पी। तभी दोनों ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया। उनको देखकर सम्राट की आंखों में आंसू भर आए। हमने आप दोनों को बहुत याद किया। दोनों राजकुमारों ने अपने पिता का चरण स्पर्श किया और रूप ने उन्हें गले लगा लिया। पूरी प्रजा एक साथ राजकुमारों के जयकारे के नारे लगाने लगी। राजकुमार शौर्य की जय, राजकुमार करणवीर की जय। हमने भी आपको और माँ को बहुत याद किया पिताजी। अब सब लोग भीतर चलिए, हम सब इतने सालों बाद साथ बैठकर भोजन करेंगे। TUNAT जी माँ। शौर्य, क्या हुआ पुत्र, भोजन नहीं करेंगे? ठीक है शौर्य, आप चलिए पिताजी, हम कुछ ही देर में आते हैं। सम्राट के जाने के बाद शौर्य प्रताप ने अपनी कमर में बंधी पोटली से वही सिक्का निकाला जा भरवा ने उसे दिया था। वह उस सिक्के को गौर से देखने लगा, जैसे उस रात के बारे में सोच रहा हो जब वो भैरवी से पहली बार मिला था। कितने वर्ष बीत गए। खैर, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। आज रात इस वर्ष का यह इंतजार समाप्त होगा। पेशी। भोजन के पश्चात सम्राट रुद्र के कक्ष में पिताजी, हमने सुना आप नगर भ्रमण के लिए अजनबी बनकर जा रहे हैं। हाँ शौर्य, प्रजा के देखरेख के लिए हम समय समय पे और उनके बारे में कई सारी बातें भी पता चलती है। हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। पिताजी, नहीं पिताजी, हमें भी राज्य की अवस्था देखनी है, पर आपको आज विश्राम उचित है। ठीक है करण, आप भी हमारे साथ चलना चाहते हैं? राम भी, नहीं पिताजी, हम तो आज बस आराम करेंगे। सम्राट रुद्र और सूर्य प्रताप अपना वेश बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकल गए। उसी समय नगर में दीदी, आपको इतने वर्ष प्रशिक्षण दे रही थी, मुझे भी तलवार
चलाना सिखाइए ना। चलो फिर भैरवी उस बच्ची को घर के पास बने मैदान में तलवारबाजी। अद्भुत, शुक्रिया। तुम्हारी कलाबाजी नहीं, अपितु तुम्हारे रूप को देखकर अद्भुत कहा मैंने। फिर तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाए। ऐसे तुच्छ विचारों वाले व्यक्ति का यहाँ कोई काम नहीं है। ठहरो जरा, मेरा प्रस्ताव तो पूरा सुन लो कुमारी। मुझसे विवाह कर लो, आजीवन रानी बनाकर रखूंगा। एक कन्या केवल रसोई या फिर पति के कक्ष में ही सुंदर लगती है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें पराजित कर दिया तो मुझसे विवाह का प्रस्ताव तुम्हें स्वीकार करना होगा। तो एक द्वंद्व हो जाए। तलवारबाजी में मंजूर है, लेकिन अगर दोनों ने एक दूसरे के शर्तों को स्वीकार किया और द्वंद्व के लिए तैयार हो गए